हेलो माय डियर फ्रेंड, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। PK25 NG के यूट्यूब क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आगे वाले कड़ी में प्रवेश कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे CAG की, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की। क्या है ये? आधुनिक भारत के मनु डॉक्टर अंबेडकर साहब कहते थे कि यदि भारतीय संविधान में कोई महत्वपूर्ण या सर्व शिखर पर यदि कोई अधिकारी है तो वह CAG ही होगा। लेकिन अफसोस कि उनकी ये बात आज देखने को नहीं मिलती। सरकार के ऊपर लगाम कसने के लिए हमारे यहाँ दो एजेंसियों का ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, और ये दो हैं CAG और दूसरा लोकपाल व्यवस्था। और इन दोनों की नियुक्ति हो जाने के बावजूद भी आज इन दोनों डिपार्टमेंट या एजेंसी के स्थिर हो जाने या स्थापित हो जाने के बावजूद भी हमें नहीं लगता कि ये सही तरीके से इनके कंट्रोलर के काम देखते हों। किसी भी देश की संवैधानिक गतिविधियों को चलाने के लिए 4 स्तंभों का ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, और ये 4 स्तंभ है न्यायपालिका, चुनाव आयोग, CAG एवं UPSC। लेकिन अक्सर अपन लोग देखते हैं कि चुनाव आयोग, सबसे पहले हम बात करते हैं, चलिए चुनाव आयोग को छोड़ते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं न्यायपालिका की। कभी कभी किसी चीफ जस्टिस के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट और भ्रष्टाचार का आरोप लगा कर याचिका दायर की जाती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। तो हम किस पर विश्वास करें? एक और वही न्यायाधीश जो कि न्याय बताने का काम करता है और उनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट और भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो। दूसरी हम बात करते हैं चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग, आपको पता है कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान जब 1975 का नेशनल इमरजेंसी हुआ था, किसकी वजह से हुआ था? क्योंकि 1971 के लोकसभा चुनाव को कोर्ट में चैलेंज किया गया था। चुनाव नतीजे को जयनारायण द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। तो कहीं ना कहीं आप चुनाव आयोग की बात को भी नहीं मान रहे हो। और तीसरी एक स्थिति है CAG, तीसरा स्तंभ। तो CAG के बारे में तो आप जानते ही होंगे, और नहीं जानते तो चलिए आज जानने की कोशिश करेंगे। CAG एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है, एक ऐसी अधिकारी पद होती हैं जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर करती है। तो हम क्या माने? एक और आप कह रहे हो कि CAG सरकार या मंत्रिपरिषद के खर्चों को निगरानी रखेगा, और दूसरी ओर आप कह रहे हो कि मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति CAG को नियुक्त करेगा। जिक्र करते हैं आर्टिकल 148 की। भारतीय संविधान का आर्टिकल 148 कहता है कि हमारे यहाँ एक CAG की व्यवस्था होगी, लेकिन इनके नियम, कायदे, कानून यानी कि शपथ, नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन, भत्ते, इनको हटाने की विधि, इसके बारे में संविधान मौन है। संविधान में कोई भी व्याख्या इनके बारे में नहीं किया गया है। यानी कि इन सारी चीज़ों का व्याख्या हमारे यहाँ संसद तय करती है कि कौन से व्यक्ति को आप CAG के पद पर नियुक्त करोगे, उसका समय पे कितना रहेगा, कार्यकाल कितनी रहेगी, शपथ कौन दिलाएगा, उसकी शक्तियाँ क्या क्या रहेंगी, ये सारा चीज़ का हिसाब रखना, ये तय करने की जिम्मेदारी किसको? संसद को दे रखी है। हमारे यहाँ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर के अधिकारी ही CAG पद के लिए नियुक्त होते हैं। CAG पद के लिए नियुक्त होते हैं। तो ये बहस का कारण भी बनता है हमेशा। क्यों? क्योंकि आप समझ गए होंगे मैं क्या बोला हूँ कि CAG का काम होता है कि वह सरकार के या मंत्रिपरिषद, सरकार जिसमें मंत्रिपरिषद भी शामिल रहती है, साल भर में उन्होंने क्या क्या खर्च किए, कितने पैसे थे जो सही यूज के लिए हुए, कितने पैसे ऐसे थे जो भ्रष्टाचार की तरफ चले गए, और कितने पैसे ऐसे थे जो दबा लिया गया। इन सारे चीज़ों का लेखा जोखा तैयार करने का जिम्मेदारी जो है CAG लेता है, निगरानी रखने की जिम्मेदारी CAG लेता है। लेकिन इनकी नियुक्ति के संदर्भ में वही संसद क्या बोलती है कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह लेगी। हमारे यहाँ के उप प्रधानमंत्री हुए, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हुए लाल कृष्ण आडवाणी साहब। उन्होंने CAG की नियुक्ति के संदर्भ में कहा था कि इसकी नियुक्ति के लिए हमारे यहाँ एक कॉलेजियम व्यवस्था होनी चाहिए। कॉलेजियम व्यवस्था क्यों? कॉलेजियम व्यवस्था होनी चाहिए, और उस कॉलेजियम व्यवस्था में प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, विपक्ष का नेता और अन्य लोग जो हैं इस कॉलेजियम में सदस्य बतौर शामिल रहेंगे, और वो लोग डिसाइड करेंगे कि हमारे यहाँ CAG के पद पर कौन बैठेगा। लेकिन उनके सुझाव को नहीं माना गया। आर्टिकल 148 से जिक्र करता है कि राष्ट्रपति CAG के अधिकारियों की नियुक्ति कैसे करेंगे। राष्ट्रपति एक वारंट जारी करता है, एक अधिपत्र जारी करता है। लेकिन यहाँ कुछ नया वर्ड जैसे आपको लग रहा होगा कि वारंट या अधिपत्र क्या है। तो आप एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज पर समझ सकते हैं कि एक तरीके का अपॉइंटमेंट डॉक्यूमेंट है, और ये केवल 3 ही हमारे यहाँ के पदावधि या पद के लिए वारंट जारी किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। ये 3 लोग हैं सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस,
दूसरा, सारे स्टेट, भारत के सारे स्टेटों के गवर्नर की नियुक्ति के संदर्भ में वारंट जारी किया जाता है। तथा तीसरा जारी किया जाता है सीएजी की नियुक्ति के संदर्भ में। बात करते हैं सीएजी की शपथ एवं कार्यकाल की। भारतीय संविधान के अनुसूची 3 सीएजी की शपथ के बारे में बात करता है कि सीएजी संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेगा। और इनके कार्यकाल के विषय में भी संविधान में कोई व्याख्या नहीं की गई है। यह संसद तय करेगी कि सीएजी के पद की कार्यकाल या पदावधि कितने साल की रहेगी। और हमारे संसद ने यह पदावधि सीएजी के लिए 6 साल डिसाइड की है तथा सेवानिवृत्ति की आयु उन्होंने 65 साल रखी है। जिक्र करते हैं सीएजी डीपीसी एक्ट 1971 की। लेकिन हम एक उदाहरण के तौर पर समझ लें कि हम ये जानते हैं कि संसद तय की है कि इनकी जो कार्यकाल है वह 6 वर्षों की रहेगी तथा सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष रहेगी। तो क्या यदि मान लो कोई एक व्यक्ति है जो कि 59 वर्ष की आयु में सीएजी पद के लिए सीएजी अधिकारी के तौर पर नियुक्त हुआ, तो क्या वह अपना कार्यकाल पूरा 6 वर्षों तक चला पाएगा? अब हमें समझ में जहाँ तक आता है ये बिल्कुल 6 सालों तक चला पाएगा, क्योंकि वो उनकी नियुक्ति 59 वर्ष की समय में हो रही है। और दूसरा उदाहरण यदि हम लें कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसको हम सीएजी के अधिकारी बतौर हम 62 ईयर्स जब उसका है, उसके साल 62 साल चल रहे हैं, तब उसको हम नियुक्त कर रहे हैं, तो क्या 6 साल तक और इसकी पदावधि रहेगी सीएजी के तौर पर? नहीं। आप ये जानते हैं कि संसद ने उनके सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष रखी है। यानी कि दूसरे नंबर का व्यक्ति जो कि 62 वर्ष की उम्र में सीएजी पद के लिए नियुक्त होता है, उसका कार्यकाल 3 वर्षों का ही होगा, क्योंकि 3 वर्षों बाद उसकी उम्र 65 साल की हो जाएगी। बात करते हैं सीएजी को हटाएंगे कैसे, सीएजी के अधिकारी को हटाने के क्या प्रावधान दे रखी है। तो सीएजी के हटाने के प्रावधान के बारे में भी संविधान में ज़्यादा कुछ उल्लेख नहीं है। लेकिन संविधान में उल्लेख नहीं, लेकिन संसद ने तय किया है कि जिस तरीके से को किस मेथड से हटाया जाएगा। तो हमारे भारतीय संविधान में सीएजी के पद पर काम कर रहे व्यक्ति को हटाने के लिए कोई व्याख्या नहीं कर रखी है। बस संसद ने तय किया है कि उसको किस तरीके से हटाना है। और संसद ने तय किया है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 124 की धारा 4 के अंतर्गत जिस तरीके से हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाते हैं, उसी आधार पर सीएजी के पद पर बैठे व्यक्ति को भी हम हटा सकते हैं। तो जिक्र करते हैं यही आर्टिकल 124 की धारा 4 क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाने के लिए। ये कहता है कि चीफ जस्टिस को हटाने के लिए, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए केवल 2 ही आधार हैं। और यह आधार है उनके प्रति यदि मिसबिहेवियर का आरोप हो तब, तथा दूसरा यह समझ ले जाए कि वो मानसिक और शारीरिक तौर पर कार्य निर्वहन करने में असक्षम हैं। यही 2 स्थिति हैं। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक सीएजी अधिकारी का पद जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बराबर का दर्जा होता है, होती है। यदि आप अविश्वास प्रस्ताव सीएजी के खिलाफ लाना चाहते हो सदन के किसी भी पार्ट में, तो आपको, यदि आप लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाते हो तो आपको 100 लोगों का सहमति उसमें रहना जरूरी है। और यदि यह प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में लाई जाती है तो वहाँ 50 लोगों की सहमति होना बहुत ज़रूरी है। संसद में बात रखने के लिए सीएजी अधिकारी अपने द्वारा वो खुद आ सकते हैं, और या वो अपने द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को भेज सकते हैं। बात करते हैं सीएजी के वेतन एवं भत्तों की। तो वेतन एवं भत्तों के बारे में भारतीय संविधान में कहीं भी व्याख्या नहीं मिलता सीएजी के वेतन एवं भत्तों के बारे में। क्यों? संसद तय करती है कि इनको कितना वेतन देना चाहिए, कि इनके भत्ते कैसे रहेंगे। और संसद सीएजी के वेतन में इनकी पदावधि के दौरान किसी भी तरीके का कोई हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जाता। और सीएजी के सारे वेतन जो है भारत के संचित निधि से उन्हें दिए जाते हैं। हमारे यहाँ टी.एन. चतुर्वेदी सीएजी के अधिकारी हुए। उन्होंने कुछ सालों बाद जैसे सीएजी से रिटायरमेंट ली, उसके बाद उन्होंने राज्यपाल किसी स्टेट के बन गए। तो यहाँ इनका रिटायरमेंट के बाद राज्यपाल का बनना ये कुछ अजीब से नहीं लगता? लेकिन नहीं, सीएजी अधिकारियों के लिए ये बोला गया है कि वो रिटायरमेंट के बाद कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकते। लेकिन आपको पता होगा कि पिछले कई बार हमने जिक्र किया है कि लाभ के पद में राज्यपाल वाले पद को नहीं रखा गया है। और यही एक स्थिति है जब टी.एन. चतुर्वेदी जो है राज्यपाल बने सीएजी पद के रिटायरमेंट के बाद।
बात करते हैं भरित व्यय की, यानी कि चार्ज एक्सपेंडिचर की। ये एक ऐसा व्यय होता है जिसमें संसद तो बहस कर सकती है पर इसमें मतदान नहीं करती। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अन्य तथ्यों को जो कि सीएजी से ही संबंधित है। सीएजी के कार्य क्या हैं? ये अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का काम देखते हैं। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग क्या है, इनमें अंतर क्या है, समझते हैं। अकाउंटिंग का सबसे पहले समझते हैं। अकाउंटिंग का मतलब होता है जो पैसा खर्च हुआ उसका हिसाब किताब या डाटा रखना ऑडिटिंग अकाउंटिंग कहलाती है। क्या बोल रहा हूँ? जो पैसा खर्च हुआ उसका हिसाब किताब या डाटा रखना अकाउंटिंग कहलाती है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं अब हम ऑडिटिंग की। ऑडिटिंग का मतलब होता है कि जिस बात के लिए उस पैसे को आपने जिस बात के लिए पैसे लिए गए थे, क्या वह पैसा वहाँ खर्चा हुआ, आपने कहाँ खर्च किया, कितना खर्च किया, कहीं फिजूलबाजी तो नहीं की, इन सब बातों को देखना ऑडिटिंग कहलाता है। लापरवाही या भ्रष्टाचार तो नहीं किया गया, ये सारी चीज़ें ऑडिटिंग के अंतर्गत आती हैं। ये दोनों ही विभाग के ऑफिसर सीएजी में अलग अलग होंगे। किसमें? अकाउंटिंग वाला और ऑडिटिंग वाला। एक भारत का सीएजी 1950 से लेकर के 1976 तक भारत का सीएजी अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों काम करती थी, लेकिन ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ था। इसी वजह से संसद द्वारा पारित अधिनियम में हमने सीएजी भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का काम करता है। क्या बोल रहे हैं? संसद द्वारा गठित अधिनियम के तहत सीएजी अब भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का काम करती है। लेकिन 1976 में ये कहा गया कि इन दोनों को अकाउंटिंग और ऑडिटिंग को अलग अलग कर दिया जाए, लेकिन राज्यसभा गवर्नमेंट ने कहा हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम दोनों को अलग अलग पद रखें, और इस कारण आज भी सीएजी स्टेट गवर्नमेंट के लिए अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का काम करती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार के अकाउंटिंग का काम किसी और को दे दिया है। आर्टिकल 149 इस बात को जिक्र करता है। बात करते हैं आर्टिकल 150 की। सेंट्रल गवर्नमेंट जितने खर्चे हो रहे हैं उन प्रारूपों को किस प्रारूप में रखेगी, लेखा का प्रारूप क्या होगा, इनका तय भी सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखक ही करते हैं। इस सीएजी की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति लेखा का प्रारूप का निर्धारण करते हैं। जिक्र करते हैं आर्टिकल 151 की। सीएजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं जिसे वह संसद में रखवाते हैं, यानी कि सीएजी द्वारा तैयार किया गया रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपा जाता है और राष्ट्रपति फिर इसको संसद में रखवाते हैं। संसद में बहुत सारी समितियां होती हैं। एक समिति वित्तीय समिति है जिसका नाम पीएसी यानी कि लोक लेखा समिति भी रखी गई है। इस रिपोर्ट की जांच पब्लिक अकाउंटिंग कमेटी करती है। लोक लेखा समिति इसी को बोलते हैं पीएसी करती है। इस पीएसी में 22 लोग शामिल होते हैं। लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य। इस बात को आपको अच्छे से समझना है कि संसद में बहुत सारी समितियां होती हैं, आपको पता है। इन समितियों में एक वित्तीय समिति भी है जिसका नाम आप पीएसी यानी कि लोक लेखा समिति भी कहते हैं, और इसको इंग्लिश में यही है पब्लिक अकाउंटिंग कमेटी भी कहते हैं। पीएसी में 22 लोग शामिल हैं, जिसमें से लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य। इस रिपोर्ट में कोई जानकारी यदि पीएसी को समझ नहीं आ रही है, यानी कि लोक लेखा समिति को यदि समझ नहीं आ रही है, तो वह इस स्थिति में सीएजी को बुला सकती है, जिन्होंने ऑडिट और अकाउंटिंग का काम किया है उसको बुला सकती है पूछने के लिए। इस रिपोर्ट में कोई जानकारी यदि सीएजी को समझ नहीं आ रहा है तो इस स्थिति में ये बुला सकती है। इस कारण इसे प्रिंट फिलोसफर एंड गाइड कहा जाता है। सॉरी इसी कारण इसे क्या बोला जाता है? फ्रेंड फिलोसफर गाइड कहा जाता है। किसे? पीएसी का सीएजी से पूछना, यही क्या कहलाती है? फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड कहलाती है। अब सीएजी कोई अकाउंटिंग का काम सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सीएजी करता है। अब सीएजी के अकाउंटिंग का काम सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सीजीए करता है, सीएजी नहीं, सीजीए करता है। क्या मतलब है कि इसका? सीजीए का मतलब कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंटिंग। भारत के लिए वित्त मंत्रालय के बहुत सारे विभाग हैं।
हमारे भारत में वित्त मंत्रालय के यानी कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के बहुत सारे, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। लेकिन इसमें से जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, इस विभाग के अंदर या अंडर में ही CGA है। यही भारत सरकार के खर्चे के संबंध में डाटा रखती है। CGA इसका आधार आर्टिकल 150 है, संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन 1976 में संसद को एक कानून बनाया गया संसद के द्वारा, CAG पावर ड्यूटी एंड सर्वे कंडीशन एक्ट 1971। क्या है? CAG पावर ड्यूटी एंड सर्वे कंडीशन एक्ट 1971। इसमें अमेंडमेंट कर 1976 में CGA नाम का एक नया पद बनाया गया, जो भारत सरकार के लिए अब अकाउंटिंग का काम करती है। तो इसी से कुछ रिलेटेड फैक्ट उसको देख लेते हैं। भारत के पहले CAG ये हैं नरसिम्हा राव थे। इन्होंने 1948 से 1954 तक भारत सरकार के लिए CAG के पद पर रहे। दूसरे थे AK चंद्रा, ये रहे 1954 से 1960 तक। और वर्तमान में हमारे यहाँ हैं राजीव महारसी, ये राजस्थान के मुख्य सचिव रह चुके हैं। और इससे पहले हमारे यहाँ ये थे शक्तिकांत, 2013 से लेकर 2017 तक। और राजीव महारसी ये भारत के 13वें CAG हैं और ये 2017 से लेकर के 2021 तक रहेंगे। और इनके फैक्टों को पढ़ेंगे, लेकिन इनका जिक्र हम कल करेंगे। तो इसका CAG का नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक का एक अध्याय बच गया है, जो हम कल पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आए होंगे चीज़ें। मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।